हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जगदीप बर्थवाल बायोलॉजी ट्यूटोरियल। एंड आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कॉम्पिटेंट होस्ट, या जैसे हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता क्या है कि यार ये कॉम्पिटेंट वर्ड का मीनिंग क्या हुआ, या ये कॉम्पिटेंसी वर्ड होता क्या है। तो अगर कॉम्पिटेंसी की सिंपल डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन है उसकी, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ सेल टू टेक अप फॉरेन डीएनए, यानी किसी सेल की या होस्ट सेल की वो एबिलिटी जिससे वो फॉरेन डीएनए को एक्सेप्ट करता है। तो वो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम होस्ट सेल को कॉम्पिटेंट बनाते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। तो जो सबसे पहला तरीका है वो है हमारा केमिकल मेथड। अब देखिए, एक चीज़ हमें जो ऑलरेडी पता है कि जो डीएनए है वो एक नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है। डीएनए आपका नेगेटिवली चार्ज होता है, साथ ही साथ डीएनए आपका हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल भी है, यानी कि डीएनए हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। और डीएनए जब हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, इस कारण से वो सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो पाता, या सेल मेम्ब्रेन कह लीजिए या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह लीजिए, उसको क्रॉस नहीं कर पाता। ओके, तो मान लीजिए कि ये मेरा प्लास्मिड है, ओके, ये मेरा बैक्टीरियल सेल है। अब जब हम कह रहे हैं कि डीएनए आपका हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, तो ये प्लास्मिड दैट मीन्स ये मेरा आरडीएनए है। ओके, तो मैं अपने डीएनए को इस बैक्टीरियल सेल में भिजवाना चाह रहा हूँ, लेकिन इसकी सेल वॉल, इसकी मेम्ब्रेन जब इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी तो फिर मेरा काम कैसे होगा, मैं अपने डीएनए को इसको अंदर कैसे भिजवा पाऊंगा। तो मुझे सबसे पहले इस बैक्टीरियल सेल को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा। अब इस बैक्टीरियल सेल को मैं कॉम्पिटेंट कैसे बनाऊं कि ये मेरे इस प्लास्मिड को या ये मेरे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक्सेप्ट कर ले। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं इसको, इसकी सेल वॉल को ट्रीट कराऊंगा डाइवेलेंट कैटायन के साथ। किसके साथ? डाइवेलेंट कैटायन के साथ। जब मैं डाइवेलेंट कैटायन की बात करता हूं तो यहां पे इन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है एनसीईआरटी में कि आप कैल्शियम का या कैल्शियम डाई पॉजिटिव आयन, कैल्शियम डाई पॉजिटिव आयन का यूज करेंगे। तो आपने जब डाइवेलेंट कैटायन के साथ इसको ट्रीट कराया तो क्या होता है, डीएनए की एफिशिएंसी बढ़ जाती है कि वो बैक्टीरियल सेल के अंदर एंट्री मार जाए। जो पोर्स हैं उसमें, सेल वॉल में जो पोर्स है उसको क्रॉस करते हुए अंदर एंट्री मार जाए, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो पहला स्टेप मैंने क्या किया, डाइवेलेंट कैटायन या कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन के साथ ट्रीट करवाया। उसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप होता है इंक्यूबेशन का। अब नेक्स्ट जो है मेरा इंक्यूबेशन, इसमें मैं क्या करूंगा, आपका होस्ट सेल है और आपका आरडीएनए है। होस्ट सेल और आरडीएनए को एक साथ लूंगा और सबसे पहले उनको आइस ट्रीटमेंट दूंगा, यानी इसको आइस में रखूंगा। ओके, मैंने होस्ट सेल को और आरडीएनए को एक साथ लेके पहले आइस ट्रीटमेंट दिया, और उसके थोड़ी देर बाद मैंने उनको हीट शॉक दिया। ओके, पहले ठंडा था और सडनली मैंने उसको हीट शॉक दिया, गर्मी दी। टेम्परेचर कितना रखा? 42 डिग्री सेल्सियस। आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है 42 को 42 ही लेके चलना है, कम ज़्यादा नहीं करेंगे। ओके, पहले इसको आइस में रखा, आपके होस्ट सेल को और आरडीएनए को। उसके बाद उनको ट्रीट किया, उनको हीट शॉक दिया, और टेम्परेचर कितना था? 42 डिग्री सेल्सियस। और उसके बाद हमने अगेन उसको आइस के साथ ट्रीट कराया। तो जब हम आइस, हीट शॉक, फिर आइस के साथ ट्रीट कराते हैं तो आपका जो सेल है, होस्ट सेल है या कह लीजिए बैक्टीरियल सेल है, वो इस आरडीएनए को एक्सेप्ट कर लेता है। ओके, तो ये तो हमारा हो गया पहला तरीका कि हम होस्ट को कॉम्पिटेंट कैसे बनाएं कि वो हमारे आरडीएनए को या हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है जिस प्लास्मिड के साथ जुड़ा हुआ है उसको वो एक्सेप्ट कर ले। ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट तरीके की तरफ। नेक्स्ट मेथड को जानने से पहले आप कहेंगे सर आपने हाइड्रोफिलिक का मीनिंग तो बताया ही नहीं। हालांकि आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लविंग और हाइड्रोफोबिक यानी वाटर हेटिंग। तो जब डीएनए को हम हाइड्रोफिलिक कह रहे हैं, आपको पता है जो मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो लिपिड बाइलेयर की बनी होती है, और जो इंटीरियर मेम्ब्रेन होती है वो हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है। तो जब वो हाइड्रोफोबिक नेचर की है तो नेचुरल सी बात है वो डीएनए जो हाइड्रोफिलिक है उसको एंट्री नहीं करने देगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट मेथड है हमारा वो है माइक्रो इंजेक्शन। दूसरा मेथड जिससे हम होस्ट को कॉम्पिटेंट बना रहे हैं या जिसके द्वारा हम अपने आरडीएनए को भिजवा रहे हैं होस्ट सेल में, वो है हमारा
माइक्रो इंजेक्शन, ओके। और ये हम यूज़ कर रहे हैं एनिमल सेल के केस में। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बन भी जाता है कि माइक्रो इंजेक्शन आप किस केस में यूज़ करते हैं, प्लांट में या एनिमल में। तो आंसर क्या है हमारा, एनिमल सेल। तो इंजेक्शन आपने देखे हुए हैं। तो इंजेक्शन में हमने अपना RDNA ले लिया, मान लो इंजेक्शन में हमने अपना क्या ले लिया, RDNA फिल कर लिया। और इस RDNA को हम डायरेक्टली क्या करेंगे, मान लो ये सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है, ओके। तो हम डायरेक्टली इंजेक्ट करा देंगे इस RDNA को इस सेल के न्यूक्लियस में, यानी कि एनिमल सेल के न्यूक्लियस में। अब जब डायरेक्ट न्यूक्लियस में चले जाएगा तो सारे की सारी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। तो दूसरा तरीका हमारा माइक्रो इंजेक्शन हो गया। तीसरा जो तरीका है वो है हमारा बायोलिस्टिक या जीन गन। सो ये बायोलिस्टिक या जीन गन हम किन सेल के केस में यूज कर रहे हैं, आपके प्लांट सेल के केस में। और इसमें हम करते क्या है, सो इन दिस केस cells are bombarded with high velocity micro particles of gold and tungsten coated with DNA। यानी यहाँ पे सेल को बम्बार्ड किया जा रहा है किसके साथ, हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल के साथ। और वो माइक्रो पार्टिकल्स कौन से हैं, गोल्ड और टंगस्टन के। और उसके ऊपर हमारे DNA की कोटिंग हो रखी है, ओके। तो ये मान लीजिए इस जीन गन में गोलियां किसकी बनी हुई है, आपकी टंगस्टन या गोल्ड की, जिसके ऊपर हमारा DNA क्या हो रखा है, उसकी कोट चढ़ी हुई है, कोटिंग हो रखी है। और उसको हम सीधा बम्बार्ड कर देंगे किसमें, आपके प्लांट सेल में। और हमारा RDNA, क्योंकि हमारा DNA क्या है, टंगस्टन या गोल्ड के ऊपर हमने उसकी कोटिंग कर रखी है, तो हमारा जो RDNA है डायरेक्टली पहुंच जाएगा सेल के अंदर। तो ये किस केस में हम यूज कर रहे हैं, प्लांट के केस में। तो ये आपको ध्यान रखना है। बच्चे लोग कंफ्यूज आते हैं बोर्ड एग्जाम में कि माइक्रो इंजेक्शन किसके केस में है और बायोलिस्टिक या जीन गन किसके केस में। तो माइक्रो इंजेक्शन आपका एनिमल सेल के केस में हो गया, एंड बायोलिस्टिक या जीन गन कह लीजिए वो प्लांट सेल के केस में हो गया। अब एक लास्ट मेथड है, उसको भी देख लेते हैं। और जो लास्ट मेथड है वो है हमारा डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर। अब इस मेथड में हम क्या कर रहे हैं, हम डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर की हेल्प से किसी होस्ट सेल को इन्फेक्ट कराएंगे। और हम जब होस्ट सेल को इन्फेक्ट कराएंगे तो हमारा DNA होस्ट सेल के अंदर पहुंच जाएगा। अब हुआ क्या, दैट मीन्स हमने अपने RDNA को या रिकॉम्बिनेंट DNA को इस डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर की हेल्प से होस्ट सेल में भिजवा दिया, ओके। और होस्ट सेल में भिजवा दिया तो नेचुरल सी बात है, ये हमारा RDNA वहां जाके कोई ना कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट हमें बना के देगा इन फ्यूचर। अब डिसआर्म का मतलब क्या हुआ, डिसआर्म का मतलब है कि जो इसका वेपन था इस पैथोजन का, वो हमने छीन लिया इससे या उससे हटा दिया। वेपन इन द सेंस, भाई पहले अगर हम देखें पैथोजन का मतलब क्या होता है, यानी कि वो कोई ना कोई बीमारी कर रहा होगा होस्ट सेल में या होस्ट ऑर्गेनिज्म में, कोई ना कोई बीमारी कर रहा होगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा। तो वो जीन जो होस्ट सेल में जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, या वो DNA का पीस जो होस्ट सेल में जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, किसका, पैथोजन का, वो हमने हटा दिया। तो हमने पैथोजन का जीन हटाया और अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट वहां ऐड कर दिया और भिजवा दिया कहां, होस्ट सेल के अंदर। अब क्या होगा, जब हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट होस्ट सेल के अंदर भिजवाएंगे तो होस्ट के लिए अब ये पैथोजेनिक नहीं रहेगा। दैट मीन अब होस्ट सेल में किसी प्रकार की प्रॉब्लम, किसी प्रकार का डिजीज होस्ट ऑर्गेनिज्म में नहीं होगा, ओके। तो ये एक बड़ा आसान सा तरीका है अपने एलियन DNA को, या कह लीजिए अपने रिकॉम्बिनेंट DNA को किसी होस्ट सेल में भिजवाने का, ओके। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। चैनल से जुड़े रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। थैंक यू सो मच।